तो अब हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की डिस्कशन करेंगे, जितने भी हमने केसेस पहले डिस्कस कर रखे हैं, है ना? तो अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया कि कैसे अगर एक टीचर पहले से ही एक लाइन में बच्चे को खड़ा कर दे और मैं एज़ अ टीचर मुझे पता है कि मेरा फेवरेट बच्चा 5th पोज़ीशन में है, तो मैं 5th से स्टार्ट करूँगी। तो वो एक नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया क्योंकि वो 5th बच्चे की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो हम उस इनके भी भिन्न प्रकार की सैंपलिंग होती है, इसमें भी बहुत तरह की सैंपलिंग होती है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो 4 तरह की नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। एक कन्वीनियंस सैंपलिंग, दूसरा कोटा सैंपलिंग, तीसरा जजमेंटल सैंपलिंग और चौथा स्नोबॉल सैंपलिंग। तो आप में से कोई हमें बता सकता है कि कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या है? कोई भी यस अगर मैम। गेस करना चाहे तो। इसमें मैडम अपनी जी, इच्छा शंकर सर। अनुसार अपनी विश अपनी अकॉर्डिंग अपने इच्छा अनुसार सैंपलिंग की जाए, अपनी सुविधा अनुसार सैंपलिंग की जाए, जहाँ अपन को ईज़ी लग रहा है, तो उसी को ही अपन कहते हैं कन्वीनिएंट सैंपलिंग। जैसे जो सर्वेयर है अपनी फैसिलिटी देखता है, अपनी ईज़ीनेस देखता है कि उसको कहाँ सुविधा हो रही है, तो उसी में कन्वीनिएंट सैंपलिंग कहते हैं। जी, थैंक यू सर। तो अपनी सुविधा अनुसार जब लोग किसी सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, तो हम उसको कन्वीनियंट सैंपलिंग कहते हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। कोई हमें किसी को कोई गेस क्लिक करना चाहेंगे या हमें बताना चाहेंगे कि जजमेंटल सैंपलिंग क्या होती है? जी, प्रमोद सर। मैम, जब कभी हमारा लक्ष्य बिल्कुल हम ये बायस होके क्लियर कर लें कि हमारा बायस नहीं कहना, वर्ड गलत यूज हो गया। जब हमारा पर्पस बिल्कुल क्लियर हो कि हम उद्देश्य क्या रखकर, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है कि हम सिर्फ ये पता करना चाह रहे हैं कि इंग्लिश कौन पढ़ सकता है इन बच्चों में। तो जब हमारा लक्ष्य एक ही हो, बहुत सारे लक्ष्य को एक साथ लेके ना चले और हमारा निर्णय ये उन्हीं बच्चों से प्राप्त हो जाए जिसको हमने टारगेट सैंपल में रखा हुआ है, तो उसमें हमारे मतलब एज अ इवेल्युएटर मेरे एक उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, इसीलिए मैं उसे पर्पसिव सैंपलिंग में रखूंगा। ठीक है, तो सर आप कह रहे हैं कि आपको अगर पता करना है कि इंग्लिश कितनों को पढ़नी आती है, आपने सब जो भी सैंपल बनाया है उनको पूछ लिया और उससे वो आपका जजमेंट निकल कर आए, तो आप उसको जजमेंटल सैंपलिंग कह रहे हैं, ऐसा? जी मैम। जी, ठीक है। तो और कोई है जो स्नोबॉल या कोटा सैंपलिंग में हमें बताना चाहेंगे कि क्या वो होता है? स्नोबॉल यस का मैडम, मतलब मालूम है? जी, एक-एक करके मैडम हम बाकी लोगों को भी चांस देते हैं। कोटा के बारे में मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, क्या मैं सही बोला कि मैं एग्जैक्ट हूँ क्या इस कंडीशन में, जो करंट में अभी ये कोरोना वैक्सीन का जो जिसे डिसाइड कर रही है गवर्नमेंट, कि सबसे पहले उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन लगाई, इसके बाद उन्होंने 65 एज से अबव वालों को ली, अब 45 से अबव वालों को ली। क्या इज इट अ कोटा सैंपलिंग? जी, सर थैंक यू, आपका क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। जब हम तो अभी मैं सिर्फ नोट कर रही हूँ जो भी आइडियाज़ निकल कर आ रहे हैं कि क्या कोटा है, क्या जजमेंट है और क्या कन्वीनियंस है। अभी हम आगे जाएँगे तो उस पे डिस्कस करेंगे। ओके। जी, थैंक यू। ठीक है, अभी कोई प्रदीप सर आपका माइक ऑन हुआ था, आप बताना चाहेंगे कोई पॉइंट कि क्या आप कोटा के बारे में बात करना चाहेंगे या स्नोबॉल के बारे में? को मैडम कोटा ही सैंपलिंग पे बात करना चाह रहे थे। और जो सर ने बोला है, खत्री सर ने, कि वो बिल्कुल सही, मतलब वो बताना चाह रहे थे कि जो कोटा सैंपलिंग है, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन पे गवर्नमेंट ने किया है कि पहले हम इस एज को लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, कोरोना वॉरियर्स को लगाएंगे, तो ये मैडम कोटा ही सैंपलिंग में आएगी। ठीक है, ठीक है। ओके सर, जी। आपकी पॉइंट भी नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम उसको डिटेल में फिर डिस्कस करते हैं। जी, तो हमने कन्वीनियंस सैंपलिंग देखा। कन्वीनियंस सैंपलिंग हमने बहुत ही ईज़िली डिस्कस कर लिया कि जब हम रिसर्चर है, अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लोग रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप लोग भी रिसर्च कर रहे हैं और अगर आपने डिसाइड किया है कि कोई सैंपल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कल मान लीजिए हमने डिस्कस किया था कि हम पता करना चाह रहे थे कि चावल का कंजम्पशन कितना है हमारे जिले में और हमने क्या किया था, हमने कहा था नगर निगम से हम लिस्ट निकालेंगे और घर की लिस्ट होगी उसमें से रैंडमली घर सेलेक्ट कर लेंगे हम, 10 या 20 जो भी घर चाहिए हो हमें।
यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके आसपास के जो घर है ना, आप कह रहे हो अच्छा मैं क्यों जाऊं उतना ट्रैवल करने के लिए, मैं सोचती हूँ कि अरे इतना नगर निगम में पूरा ट्रैवल करने क्या जाऊंगी, 4 घर मेरे सामने है या 4 दुकानदार मेरे सामने है, उनसे ही मैं पूछ लेती हूँ, मुझे आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गया कन्वीनियंस सैम्पलिंग का एक तरीका कि आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपने पहले 4 घर, क्योंकि आपको ज्यादा ट्रैवल नहीं करना था, आपने वो सेलेक्ट कर ली और आपको लगा कि ये पूरे हमारे पॉपुलेशन का सैंपल हो गया। क्या ये सही तरीका है? क्या हमें पॉपुलेशन का सैंपल, जो सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा? रूपाली मैम, आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि मैम हो सकता है जो हमारी कन्वीनियंस अनुसार हमने जो सैंपल लिया है वो हमारी पॉपुलेशन से उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट हो रहा होगा, दूर जा रहा हो, ये भी हो सकता है। हमारा उद्देश्य ये है कि जनसंख्या में जो विभिन्नता समानता है वो हमारे सैंपल में मतलब एक चीज तो नहीं आएंगे लेकिन काफी हद तक आ जाए। जी रूपाली मैम, जी थैंक यू पॉइंट हाईलाइट करने के लिए, कि बिल्कुल यही पॉइंट है कि हो सकता है, चांसेस है कि बहुत कम चांस है कि कन्वीनियंस सैंपल और आपका जो रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल होगा या प्रायिकता तरीके से जो आप सैंपलिंग की सिलेक्ट करेंगे वो मैच हो जाए। मैच भी हो सकता है लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम है। तो किस चीज की चांस ज्यादा है? जैसे कि रूपाली मैम ने बताया कि जब हम कन्वीनियंस सैंपलिंग करेंगे, हो सकता है वो हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव ना हो सकता है मेरे आसपास के घरों में चावल सब लोग, क्योंकि एक तो आसपास के घर मैंने चुने हैं, हो सकता है सब लोग एक ही मोहल्ले के हो, एक ही दिन में एक ही बार चावल खाते हो, लेकिन हो सकता है कोई और सोसाइटी में लोग 2 बार चावल खाते हो, तो वो लोग तो छूट जाएंगे हमारे सैंपल में, उससे फर्क पड़ेगा हमारे सैंपल के रिजल्ट। तो इसलिए कन्वीनियंस सैंपलिंग तब नहीं करते अगर हम चाहते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को हम सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। लेकिन जब जैसे हमने चावल के बोरे की डिस्कशन की थी, वो एक कन्वीनियंस सैंपलिंग हो गया, हमने अपने सामने जो पाया उसको उठाकर देख लिया। क्यों ये सही भी रहता है उस वक्त? क्योंकि हमें पता है, ओवरऑल हमें पता है कि हाँ ये दुकानदार जो बोरा दे रहा है ऊपर से नीचे समान ही होगा शायद, और इतना हमारे रिसर्च क्वेश्चन को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चावल भिन्न नहीं होते एक बोरे में। एक एक ब्रांड का नाम या एक क्वालिटी का नाम जब वो कहते हैं तो वो पूरे बोरे में एक ही क्वालिटी का चावल होता है। तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग हो गया। अब दूसरा हम आते हैं कोटा सैंपलिंग में। तो कोटा सैंपलिंग क्या होता है एग्जैक्टली? मैं यहाँ पे एक पॉइंट लाना चाहूंगी कि कोटा सैंपलिंग में हम पहला स्टेप जो करते हैं, पहला स्टेप ये होता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, तो वो भिन्नता को रिप्रेजेंट करने के लिए जब हमने लास्ट टाइम स्ट्रेटा बनाया था, यहाँ भी हम उस तरह से सब ग्रुप बनाएंगे। सब ग्रुप बनाएंगे कि अच्छा ठीक है, कौन सी ऐसी फीचर, जब हमने डिस्कस किया था कि जब हम शैम्पू की बात कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में कितने लोगों का एवरेज शैम्पू का खपत क्या है, तो हमने कहा था कि महिला और पुरुष में हम अपने 60 लोगों को बांट देंगे। तो हम कोटा में भी पहले यही करते हैं। अगर हमारा रिसर्च क्वेश्चन जो भी है कि शैम्पू की खपत क्या है, तो पहले हम यही करेंगे कि पहले हम सोचेंगे कि कौन सी चीज है जो हमारे रिसर्च क्वेश्चन को सबसे ज्यादा असर करती है, उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो हमने मान लीजिए क्या किया, यहाँ पे महिलाओं को डिवाइड कर लिया और पुरुष को डिवाइड कर लिया। अब कल का ही मानकर चलते हैं, अगर ग्रुप में 40 महिलाएं थी और 20 पुरुष थे, तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या था? दूसरा स्टेप क्या है? आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा? सुदर्शन सर, आप बताना चाहेंगे कि दूसरा स्टेप क्या था स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का? हमने अभी महिला और पुरुष के 2 ग्रुप्स बांट दिए हैं। हाँ, महिला और पुरुष के 2 ग्रुप बांट दिए, फिर उस ग्रुप में से हम प्रत्येक ग्रुप में से अपना सैंपल सिलेक्ट करेंगे रैंडमली। जी रैंडमली सिलेक्ट। हाँ सर, और हाँ, रैंडमली उसमें से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में फिर उस पर हम अपना सर्वे करेंगे, जो भी वो होगा। जी सुमित शुक्ला सर, क्या आप इस बात, अच्छा आप होल्ड पे हैं। हेमंत सर, क्या आप इस बात से सहमत है? क्या हम यही स्टेप करेंगे?
जी मैडम, मैं सर से सहमत हूँ। जी, तो वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है। कोटा का मतलब ये होता है कि अगर मैं 40 महिलाओं में से मैंने क्या किया, मैंने पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट निकाली और मैंने टॉप की जो महिलाएं हैं, अगर मुझे 10 महिला चाहिए तो मैंने टॉप में जो 10 महिलाएं हैं वो सिलेक्ट कर ली। कोटा में एक्चुअली जब आप फाइनली सैंपल करने जाते हैं, जो स्टेप 2 होता है, उसमें आप एक्चुअली कन्वीनियंस देखते हैं अपना, या जजमेंट लगाते हैं कि आपने पहली 10 महिलाएं, मैंने क्या किया, मैंने सोचा छोड़ो, मैं क्या 40 लोगों का चिट बनाऊंगी, उसमें से 10 निकालूंगी, उससे बढ़िया मैं ऊपर के 10 महिलाओं को ले लेती हूँ। उसी तरह पुरुष में भी मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे 5 पुरुष चाहिए थे, मैं क्या 20 चिट बनाऊंगी, मैं 5 पुरुष सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये कोटा सैम्पलिंग हो गया। इसमें मैंने क्या किया, मैंने हर स्ट्रेटा की या हर ग्रुप की एक पहले ही 10 लोग बिना रैंडमली सिलेक्ट के ले लिए। क्या ये क्लियर हो गया कि कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? जी मैडम, क्लियर है। मैडम थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दें जरा। जी सुदर्शन सर, तो सर आप बता पाएंगे कि आपको क्या क्लियर नहीं हुआ, स्टेप 2 या स्टेप 1? स्ट्रैटिफाई हमने किया और फिर हम दूसरा स्टेप कर रहे थे। मतलब इसमें आपने जो बताया, आप थोड़ा सा जी क्लियर करें कि ये है कि हमने मतलब पहले 2 ग्रुपों में बांट लिए, मतलब जेंट्स और लेडी अलग अलग कर लिए, फिर उसमें से हमने टॉप ले लिए। जैसे हमने सारे उसमें से ना लेके, और जो टॉप में हमको जितने सैंपल चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, तो हमने टॉप के ले लिए और फिर उनमें हमने अपनी उसको वो किया सर्वे। तो इसको हम जी कोटा सैंपलिंग कहेंगे क्या? जी सर, बिल्कुल इसी को कोटा सैम्पलिंग कहेंगे। तो एक तरीका है कि महिलाओं और पुरुष में मैं रैंडमली सिलेक्ट करूं, या तो मैं रैंडम चिट्स बनाकर उसमें से लॉटरी सिस्टम करके 10 महिलाओं को निकाल लूं, महिलाओं का नाम निकाल लूं, या तो मैं ये करूं कि अच्छा मैंने सब सारी महिलाओं को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया नाम के हिसाब से, और मैं हर 5वीं महिला को निकालते चली गई। ये भी एक तरीका हो सकता है। दोनों रैंडम सिलेक्शन के तरीके हैं, बट मैं दूसरा जो तीसरा तरीका इस्तेमाल करना चाह रही हूँ यहाँ पे, वो मैं ये करना चाह रही हूँ कि मेरे पास 60 लोगों की लिस्ट के नाम है और 40 महिलाओं की लिस्ट के नाम है। अब मान लीजिए मेरे पास 40 महिलाओं की लिस्ट पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में दिख रही है कि ये 40 है। मैं अगर मुझे 10 महिलाएं सिलेक्ट करनी है तो आइडियली मैं चाहूंगी कि हर तीसरी महिला सिलेक्ट कर लूं या हर चौथी महिला सिलेक्ट कर लूं। बट नीतू, वो आपकी आवाज थोड़ी मफल्ड लग रही है। हेलो, अभी क्लियर है क्या स्तुति? हाँ, अभी क्लियर है। हाँ, थैंक यू हाईलाइट करने के लिए। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो पहले 2 तरीके थे कि हम चिट्स बनाएं, दूसरा तरीका था कि हमको एक रैंडम नंबर से सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कर ले। तीसरा तरीका ये है कि जो हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग में भी इस्तेमाल करते हैं कि मेरे सामने जो लोग हैं उनको ही मैं सिलेक्ट कर लूं। तो अभी मैं आप सबको एक स्क्रीन पे देख पा रही हूँ पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में, मान लीजिए। तो मुझे 40 के लिए पूरा स्क्रॉल करना पड़ेगा ना, देखने के लिए कि कौन से वो 40 है, या 40 के नाम बनाने पड़ेंगे चिट्स पे। मैं वो नहीं करती हूँ। जिस तरह हम क्लासरूम में पहले 5 बच्चे बेंच में से सिलेक्ट कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पे मैं पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में से 5 या 10 महिलाएं जो सबसे ऊपर टॉप में नाम लिखा है वो सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे फर्क प्रोबेबिलिटी का आ जाता है कि हर महिला की सेम प्रोबेबिलिटी नहीं है सिलेक्ट होने की, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जो लोग नाम के हिसाब से ऊपर टॉप लिस्ट में आए होंगे और उसके हिसाब से मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्या ये क्लियर हुआ सुदर्शन सर कि कैसे ये गैर प्रायिकता सैम्पलिंग है? हाँ हाँ, हो गया, क्योंकि अपन ने टॉप के मतलब उसको पहले सीरियल वगैरह से या कोई इसके हिसाब से वो कर ली और टॉप के उठा लिए, तो उसमें सभी का प्रतिनिधित्व समान नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मतलब ऊपर जो हमने टॉप के लिए हैं, इसलिए वो गैर प्रायिकता यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हो गई। जी, क्योंकि मैंने डिसाइड ही किया कि मैं सामने वाले लोगों को सबसे पहले उठा लूंगी, तो मैं वहां पर जो लोग लिस्ट में ऊपर है उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सिलेक्ट होने की, और जो लोग पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में नीचे है उनकी प्रोबेबिलिटी कम है सिलेक्ट होने की। इक्वल नहीं है। अगर सिस्टमैटिक करती तो हर किसी का इक्वल होता, लास्ट तक भी क्योंकि मैं जाती ना सिलेक्ट करने के लिए, तो इक्वल होता सबकी प्रोबेबिलिटी। बट क्योंकि मैं पहले ही 10 लोग को सिलेक्ट कर ली हूँ, उन 10 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है सिलेक्ट होने की।
ठीक है। जी जी सर। तो अब कोटा सैम्पलिंग हमें क्लियर हो गया, कोटा सैम्पलिंग के स्टेप्स भी क्लियर हो गए। तो कल भी जब हमने कोरोना की भी बात की थी कि वैक्सीन कैसे इम्प्लीमेंट होता है, हमने स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग किया था और हमने कहा था कि जब हम अपनी पॉपुलेशन को बांट लेंगे, अभी इस बात पे ध्यान देते हैं कि हम जब सेकेंड स्टेप करते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन तो दोनों में सेम रहेगा, कोटा में भी और स्ट्रैटिफाइड में भी, लेकिन जब हम फाइनली अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं हर ग्रुप से, तो किस तरह सेलेक्ट करते हैं? पहले हमने बात की थी कि रैंडमली हम बुजुर्ग लोग सेलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, अगर आप रिसर्चर है या नीतू रिसर्चर है, तो नीतू अपनी लोकेलिटी में से ही 10 बुजुर्ग को बोलेगी कि हाँ आप चल लीजिए, आप चलिए मेरे साथ सैम्पलिंग सर्वे के लिए। तो वो कोटा सैम्पलिंग हो गया, जिससे मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे हर लिस्ट में पहले 2 लोग मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, वो कोटा सैम्पलिंग हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोटा हो गया। मैडम कोटा सैंपलिंग थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। मैं जहाँ तक इसको समझ पा रहा हूँ शायद ऐसा है। जी हेलो जी सर, जी सर बोलिए। कि यदि हमने जो आपने इसके पहले एग्जाम्पल लिया था 60 सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो, अभी क्लियर है मैडम? हाँ थोड़ा बेटर है। हेलो या यदि हम 60 लोगों का सैंपल ले रहे हैं जिसमें 40 महिला और 20 पुरुष है, तो जो हम कोटा डिसाइड करेंगे इनके रेशो में जनसंख्या हमको सैंपल होना चाहिए। यदि 40 सर आपकी सॉरी, आपकी आवाज वापस से कट रही है। क्या बाकी लोग नवनीत सर को सुन पा रहे हैं? स्तुति, कृतिका, आप सुन पा रहे हैं? नहीं तो डिस्टरबेंस आ रहा है उनकी आवाज में। नवनीत सर सॉरी, क्या आप चैट पे ड्रॉप कर देंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। हम आपका डाउट फिर ले लेंगे चैट पे जैसे ही आ जाएगा। कृतिका आप मुझे थोड़ा अगर बता देंगे, मैं चैट नहीं देख पा रही हूँ, जैसे ही सर का कमेंट आए तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आई विल रीड इट आउट। जी थैंक यू। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जजमेंट सैम्पलिंग की ओर चलते हैं। तो इसका एक कोई एग्जाम्पल जो हमने अभी सर ने बताया था कि सर कह रहे थे कि अगर मुझे जानना नीतू है आपकी आवाज फिर से मफल्ड हो गई है। हेलो हाँ ठीक है। हाँ, तो कल सर ने हमें अभी बताया कि अगर हमें जानना है कि इंग्लिश कितने बच्चों को आता है ऑन एवरेज हमारे क्लासरूम में, तो हमने कुछ लोगों को सैंपल कर लिया और उनसे पूछा और उनसे हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट आ गया मान लीजिए। तो इसमें सैंपलिंग किस तरह से की आपने? अगर 10 लोगों को का सिलेक्शन करना है, तो वो 10 लोग की सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं आप? वो चीज हमें जजमेंटल सैम्पलिंग बताती है, ना कि कौन सा रिजल्ट हमें मिल पा रहा है या नहीं, बट जो प्रोसेस है सैंपल करने का, वो 10 बच्चे आप कैसे सैंपल कर रहे हो अपने रिसर्च क्वेश्चन के लिए, वो पोर्शन हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग है। तो यहाँ पे कोई हमें बताना चाहेगा कि किस तरीके को हम जजमेंटल सैम्पलिंग कहेंगे? एक दो हमने एग्जाम्पल कल भी डिस्कस किया है इस पे। यस मैडम, यस आई वुड लाइक टू से शंकर खत्री। जी शंकर सर। सपोज कीजिए मेरी प्रिंसिपल मैडम ने मुझे कहा, मैं क्लास का सपोज कीजिए आई एम क्लास टीचर ऑफ क्लास 12, और मैडम मुझसे कहती हैं कि खत्री जी अपनी क्लास में से मुझे ऐसे 10 बच्चे छांट के दीजिए जिन्हें कि हम अब्दुल कलाम परीक्षा में यहाँ से उनका नाम नॉमिनेट करके भेज सके। तो डेफिनेटली मैं अपना स्टूडेंट निर्णय लूंगा, सेल्फ जजमेंट लूंगा कि ये बच्चे मुझे बहुत तेज दिख रहे हैं, तो इन्हीं को मैं भेज के मैं मैडम को के सामने उन 10 बच्चों की लिस्ट डेफिनेटली पुट अप कर दूंगा, और तो वहां पे मुझे लग रहा है कि ये जजमेंटल होगी डेफिनेटली। शंकर सर, तो यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्टिव सैंपल करना था या सिलेक्शन करना था? मैडम यहाँ पे सिलेक्शन करना था मुझे। जी, तो वो सिलेक्शन है, वो सैंपलिंग नहीं है। आपका पर्पस ही यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप ऐसे 10 बच्चे चुने जो कोई कंपटीशन में जाके आपके स्कूल को प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसलिए वहां पे वो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, वो सैंपलिंग का अप्रोच नहीं है। सैंपलिंग जजमेंटल तब होती है जब मान लीजिए, अगर जो कल एक मैम हमने डिस्कस किया था कि हमें जानना है कि कितने बच्चों के पास लैपटॉप है ऑन एवरेज कक्षा 11 में।
तो मैम ने क्या किया था, मैम ने कहा था कि मैं जानती हूँ कौन से बच्चे किस इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, और क्योंकि हर रिसर्च में हर बैकग्राउंड के लोग होने जरूरी है, मैं हर बैकग्राउंड से 1 या 2 बच्चे भेज दूंगी। एक इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से, 1 या 2 इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से, और 1 या 2 इकोनॉमिकली मीडियोकर बैकग्राउंड से। और उन्होंने फिर अब ये उन्होंने कैटेगरी बना ली। अब उनको पता है कि कौन से, अगर उनकी कक्षा में सिर्फ 30 ही बच्चे हैं और मान लेते हैं कि 10 बच्चे हर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने वहां पे उन 10 में से खुद से एक बच्चा चुन लिया। अब उन्होंने कोई डेफिनेशन जो लिखी है, सॉरी टू आई एम इंटरप्टिंग टू यू, यह डेफिनेशन जो लिखी है ये एक गैर प्रायिकता सैंपलिंग विधि है, नॉन प्रोबेबिलिटी वाली है। इसमें सैंपल के सदस्यों का चुनाव शोधकर्ता के ज्ञान और निर्णय के आधार पर होता है। इसमें शोधकर्ता सावधानी से सैंपल के प्रत्येक सदस्य का चुनाव करता है। तो मैं इसमें कंफ्यूजन हो रहा है जी सर, इस पे इस लाइन पे आ ही रहे हैं। इस लाइन पे मैं बिल्कुल आने ही वाली थी। अगला मेरा सेंटेंस यही था कि मैम ने कल हमें बताया था कि वो हर इकोनॉमिक्स स्ट्रेटा के बच्चों को में से एक अगर बच्चा भी सैंपल करेंगी तो रैंडमली करेंगी। वो खुद से नहीं डिसाइड करेंगी कि राम को जाना है कि श्याम को जाना है। वो उन 10 बच्चों की चिट बनाकर एक बच्चा सिलेक्ट करेंगी। बट आज के केस में जजमेंटल में हम ये कह रहे हैं कि मैम ने 3 गुच्छे बना लिए, इकोनॉमिकली साउंड, मीडियोकर, वीक। उन 3 में से जो एक बच्चे को सैंपल में भेजना था वो उन्होंने खुद सेलेक्ट किया। उनको इन्फॉर्मेशन था कि कौन सा बच्चा इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से है, और उसमें से एक बच्चा उन्होंने खुद के इन्फॉर्मेशन, खुद के ज्ञान के आधार पर, उस जैसे राम अगर बहुत इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से है तो मैंने राम प्रसाद को बोल दिया कि हाँ आप चले जाइए, और मैंने नीतू को बोला कि नीतू इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से है, नीतू आप भी चले जाइए। यहाँ पे मैं अपनी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन की मैं ध्यान रख रही हूँ कि सैंपल की ऑब्जेक्टिव मीट हो, लेकिन मैं अपनी जजमेंट से ही लोगों को भेज रही हूँ। ये क्लियर हुआ क्या कि जजमेंट मैं फिर भी कर रही हूँ, भले सावधानी पूर्वक करूं, सावधानी पूर्वक ही किया जाएगा। हर इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखा जाएगा कि नीतू इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से है कि मीडियोकर बैकग्राउंड से है कि कृतिका इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से है। ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास है, वो ज्ञान है मेरे पास, और उसके आधार पे ही मैं निर्णय लूंगी कि हाँ कृतिका जाएगी, नीतू जाएगी और स्तुति जाएगी। ओके मैडम, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पे? ओके मैडम, इट इज क्लियर। ये जजमेंट। जी मैडम यहाँ एक उदाहरण और दे सकते हैं अपन। हेलो जी प्रदीप सर। जी मैडम, एक उदाहरण और हो सकता है जो सर क्लास की बात कर रहे थे। तो कई बार क्या होता है कि प्राचार्य अपन से पूछते हैं कि यार क्लास में कितना परिणाम रिजल्ट आ सकता है, तो अपन उनको बताते हैं कि क्लास में कम से कम सर 70% 80% रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है, और ये क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर अपने स्वनिर्णय के आधार पर बताता है कि क्लास में इतने बच्चे पास हो सकते हैं। सर कितने बच्चे पास हो सकते हैं आप उसमें मतलब प्रोबेबिलिटी, जी बिल्कुल ये प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, लेकिन आप सैम्पलिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जी सैम्पलिंग आप तब करेंगे जब हमारी प्रिंसिपल, लेट्स से कृतिका किसी स्कूल की प्रिंसिपल है और मैं उस स्कूल की टीचर हूँ। कृतिका अगर हमें बोलते हैं कि नीतू आपको क्या लगता है कि एवरेज परफॉर्मेंस क्या आएगा, आपके स्कूल का एवरेज परफॉर्मेंस क्या आएगा, तो मैं क्लास में जाऊंगी, मैं टॉप के 2 बच्चे, लास्ट के सबसे वीक जो 2 बच्चे होंगे और जो ओवरऑल मीडियोकर बच्चे होंगे वो 2-2 सिलेक्ट कर लूंगी, उनका एवरेज निकालूंगी और बोलूंगी हाँ मैम इतना 56% या 60% लग रहा है, एवरेज परफॉर्मेंस आएगा। तो मैंने जजमेंटल सैम्पलिंग कर ली। जी जी वो ही कह रहा था मैम। हाँ ओके, हाँ थैंक यू जी, थैंक यू सर। तो ये जजमेंटल सैम्पलिंग हो गया। अब आखिरी जो हमारा गैर प्रायिकता सैम्पलिंग है वो है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब है कि हम एक चेन तैयार करते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी कंपनी के लिए कुछ लोग चाहिए, जॉब के लिए एक कोई जॉब मैंने निकाला है, एक मुझे एचआर के लिए कोई एक लोग चाहिए, उसमें मैंने एक बोला कि एक इंसान मुझे चाहिए। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे लिए हो सकता है चैलेंजिंग हो कि मैं पूरे पॉपुलेशन में
सबके पास पहुंच जाऊं इंडिया में कि अच्छा मेरे पास एक जॉब है, मेरे पास एक जॉब है, और मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल रही अपना इंफॉर्मेशन जॉब के लिए, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है 2-4 लोग ऐसे जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैंने वो 2-4 लोग ढूंढ लिए। अगर वैशाली जॉब ढूंढ रही है, भारती जॉब ढूंढ रही है, कृतिका जॉब ढूंढ रहे हैं, कोई भी जॉब अगर ढूंढ रहे हैं XYZ पर्सन, तो उनको मैंने ढूंढ लिया कि अच्छा मैं जॉब, मेरे पास 2-3 जगहें हैं, वैकेंसी है, मैं आप लोग को इंटरव्यू करना चाहूंगी। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आपको जो लोग और पता हो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, आप उनको और ले आइए। तो मैं ये एफर्ट नहीं कर रही कि मैं सब लोगों को जाके या तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू बताऊं या इंटरनेट प्लेटफॉर्म में बहुत जगह डालूं या कोई नोटिस निकालूं, ये सारी चीजें नहीं कर रही। मैं उन चारों को ही बोल रही हूँ कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है, जो कुछ लोग ढूंढ रहे हैं अगर जॉब, तो उनको ले आइए। तो मैंने क्या किया, एक पहले लेवल मैंने बनाई उन 4 लोगों की, और उन 4 लोगों को बोला कि आप ले आइए, वो दूसरा लेवल हो गया। ये होता है स्नोबॉल सैम्पलिंग की, पहले सिर्फ कुछ लोग आपने सेलेक्ट किए, वो भी अपनी जजमेंट के बेसिस पे, या अगर कोई वॉलंटियर कर रहा है तो उसके बेसिस पे, और फिर उन लोगों को बोला कि बाकी लोग आप ढूंढ के ले आइए। आप पूरे सैंपल को नहीं ढूंढ रहे, वो पहला लेवल दूसरे लेवल को जाके ढूंढ रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको और जॉब चाहिए। ये होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब इसमें गैर प्रायिकता कैसे है या बायस कैसे है, पक्षपात कैसे है, ये आप में से कोई बताना चाहेंगे हमें? हेमेंद्र सर, आप बताना चाहेंगे इसमें कि किस तरह का पूर्वाग्रह आ सकता है? हेमेंद्र सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? हरीश सर, आप बताना चाहेंगे? जी मैम, हम जिससे परामर्श ले रहे हैं वो अपने पसंद के या अपने बायस्ड के व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित करवाएगा, तो इसमें प्रायिकता नहीं रह पाएगी। जी, थैंक यू हरीश सर। रितु मैम, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कि और किस तरह के चैलेंज आ सकते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग में? जैसा सर ने कहा कि जैसे हम पहचान वालों से ही बोलेंगे या जिन्हें हम जानते हैं, तो वो जो चेन बनेगी, वो भी अपने पहचान वालों से या ऐसे ही कुछ डाटा आएगा, तो सबकी प्रायिकता आने की जरा कम होगी इसमें, और ये बायस्ड हो जाता है। जी जी, तो बिल्कुल यही पॉइंट है कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में सबकी, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जो भी लोग वो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो पूरी पॉपुलेशन से कुछ सैंपल निकाल के लाऊं, और उस सैंपल से मैं ये डिसाइड करना चाहती हूँ कि एक तो ये डिसीजन होगा कि मैं सेलेक्ट कर लूं, दूसरा मुझे आइडिया भी होगा कि ओवरऑल पूरे पॉपुलेशन में किस तरह के लोग हैं या कितनी कितनी एबिलिटी है लोगों में, ये मुझे पता चल जाएगा उस सैंपल से। बट वो सैंपल ही हमारे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी पहला लेवल पे तो मैंने यही कर लिया कि जो मुझे लोग पता है मैंने उनको बोला, और उन्होंने अपने जानने वाले को बोला। तो सिर्फ जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वो ही लोग सैंपल में सिलेक्ट हो पाएंगे। कोई और हो सकता है जो जॉब ढूंढ रहा हो, लेकिन जिनको हमने जिनके तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जो लोग चाहेंगे कि हाँ मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करूं, वो ही सामने आएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कृतिका नीतू के पास आई कि हाँ मेरे पास एक जॉब का इंफॉर्मेशन है, क्या आप अप्लाई करना चाहेंगे? तो मैं मना कर दूंगी, मैं नहीं आना चाहूंगी उस सैंपल में। मैं कहूंगी नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये जॉब नहीं चाहती, या इस कंपनी के साथ मैं काम नहीं करना चाहती। तो मेरे जैसे लोग भी इस सैंपल से बाहर रह जाएंगे। तो अगर नीतू ये एस्टिमेट लगा रही है कि किस तरह के लोग हमारे पॉपुलेशन में हैं, उनकी क्या-क्या एबिलिटी है, तो वहां पे वो चीज रह जाएगा। उस तरह के उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा जो अग्री नहीं कर रहे हैं सैंपल में आने के लिए। हर किसी को हाँ या ना भी करना होगा इस सैंपल में आने के लिए, राइट? तो वहां पे वो लोग छूट जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है स्नोबॉल सैंपलिंग का, कि एक तो पक्षपात होता है
कि जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वो ही आ सकते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उन लोगों से जिनको मैंने सेलेक्ट किया था पहले लेवल पे, वो छूट जाएंगे। दूसरा, लोग सहयोग तभी करेंगे जब उनका मन होगा, अगर मन नहीं होगा तो वो छोड़ देंगे, वो कहेंगे नहीं हमें ये कंपनी नहीं पसंद या हमें नहीं जाना इस सर्वे में, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण से वो मना कर सकते हैं और इससे हमारे सैंपल में फर्क पड़ सकता है। तो इसलिए स्नोबॉल सैंपलिंग के ये सारे चैलेंजेस होते हैं जब हम स्नोबॉल सैंपलिंग करने जाते हैं, और ये बिल्कुल ही गैर प्रायिकता सैंपलिंग के अंदर आता है। यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर हम आगे वाले सेक्शन में भरेंगे। यस मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन मैडम। जी शंकर सर। सपोज कीजिए एक विलेज है, विलेज के अंदर डिफरेंट कैटेगरी के पीपल्स रहते हैं, सपोज फार्मर्स, वर्कर्स, लेबरर्स, शॉपकीपर्स, और हम किसी एक शॉपकीपर से पूछकर सभी शॉपकीपर के बारे में जानकारी प्राप्त करें, देन इज इट अ स्नोबॉल सैंपलिंग? सर आप यहाँ पे एक शॉपकीपर से ही पूछेंगे अगर कि तुम ही सारी जानकारी भर दो, अगर आप सर्वे में उसी शॉपकीपर को कहेंगे कि अच्छा शॉपकीपर नंबर 1, शॉपकीपर नंबर 2, 3, 4 का जानकारी तुम ही भर दो, तो Yes. वो स्नोबॉल सैंपलिंग नहीं हुआ ना। स्नोबॉल सैंपलिंग तब हुआ जब आपने शॉपकीपर नंबर 1 को बोला कि अच्छा आपके पीछे, और मतलब आपके पीछे नहीं, मान लीजिए उस गांव में 100 दुकानें हैं, मैं एक Yes. दुकान के पास गई और मैंने उसको बोला अच्छा सुनिए मुझे ना 20 लोग चाहिए, आप Yes. 20 लोग ले आइए, आप जाकर 20 लोग ले आइए। तो जिनसे जिनसे उन दुकानदार की बातें होती होंगी वो जाके वही दुकानदारों से बात करेंगे। अब मान लीजिए Yes. कृतिका का दुकान है या सर आपका ही दुकान है, आप 100 में से 50 दुकानदारों से आपकी बातचीत होती है, आप उन 50 के पास गए, 50 में से 30 ने हाँ भर दी, तो आप वो 30 ले आए, Yes. तो वो 20 छूट गए और वो और 50 भी छूट गए। तो ये हमारे जो सैंपल निकल कर आएगा ये हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, ये जो लोग इंटरेस्टेड थे और जिन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा वो ही लोग आ पाएंगे सैंपल में। Okay, madam. Then is it a snowball sampling? Okay, I got your point, ma'am. जी ओके सर, ओके। तो अब हमने प्रायिकता सैंपलिंग देख ली, गैर प्रायिकता सैंपलिंग के तरीके भी देख लिए, और कैसे गैर प्रायिकता सैंपलिंग हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो भी हमने देख लिया। तो अब एक एक करके क्या आप सब कोई एक डिफरेंस बता सकते हैं प्रायिकता और गैर प्रायिकता में? मैं नाम ले लेती हूँ, मेरे सामने राम बाबू सर, आप बताना चाहेंगे कोई एक पॉइंट? जी मैम, प्रायिकता में सबकी संभावना रहती है चुने जाने की, और गैर प्रायिकता में सबकी संभावना नहीं रहती है। जी थैंक यू राम बाबू सर। सुदर्शन सर आप बताना चाहेंगे कोई एक पॉइंट? हाँ, ये प्रायिकता में क्या रहता है कि इसमें हमने जैसे किसी बड़े जनसमूह पे रैंडमली हमने उसको चूज किया, तो रैंडमली सैंपलिंग बनाई, तो वो हमारी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाएगा। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में हम मतलब उसको किसी के द्वारा कहकर परामर्श करके हम अपने सैंपल उनसे कलेक्ट करते हैं, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा, क्योंकि वो सबका प्रतिनिधित्व एक साथ नहीं करेगा। हम उनसे उनके परिचित वाले या उनके पहचान वाले या उनके जानने वाले उनसे मतलब परामर्श के द्वारा सैंपल कलेक्ट करवाएंगे, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। जी थैंक यू सुदर्शन सर। रूपाली मैम आप बताना चाहेंगे कोई पॉइंट? जी मैम, इनसे मिलता जुलता ही पॉइंट है कि प्रायिकता है ना, प्रोबेबिलिटी में उनकी संभावना बच्चों की हो रही है, चाहे वो समान संभावना हो रही है या फिर आप जैसे 500 बच्चा चुन रहे हो, संभावना के परसेंटेज कम होते जा रहे हैं, संभावना बनी हुई है किसी न किसी बच्चे को चुनने की, उसके परसेंटेज कम हो रहे हैं। लेकिन गैर प्रायिकता में तो संभावना बिल्कुल नहीं रहती, उसमें तो अपने पसंद के लोग आते हैं या फिर अपने जो आपने निर्णय लेके आपने जो चुने हुए हैं, तो सभी लोगों के चुनने की संभावना बिल्कुल शून्य हो जाती है। जी जी थैंक यू मैम।
हरीश सर, आप बताना चाहेंगे कोई एक पॉइंट? प्रायिकता वाला में जैसे समय अधिक लगेगा, हमें समय, श्रम और धन की आवश्यकता अधिक लगेगी, लेकिन गैर प्रायिकता वाले में समय, श्रम और धन की आवश्यकता थोड़ा कम लगेगी। जी, थैंक यू सर पॉइंट हाईलाइट करने के लिए। रितु हेलो, मैम, एक चीज और है। सर एक सेकेंड, सबको थोड़ा चांस देते हैं। जी जी नवनीत सर, लाल सिंह सर, मैं आपके पास भी आऊंगी। प्रदीप सर, आपसे भी पॉइंट सुन लेंगे। एक बार थोड़ा बाकी लोगों से भी सुन लेते हैं। कुछ लोग थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ लोग को अपॉर्चुनिटी कम मिल रहा है, तो उनको भी पूछते हैं। रितु मैम, आप बताना चाहेंगे कोई पॉइंट? यस मैम, इसमें मतलब गैर प्रायिकता में व्यक्तिपरक निर्णय ज्यादा हो जाता है, उसके आधार पे लिया जाता है। तो इसमें प्रायिकता में जो पक्षपात कम रहती है, गैर प्रायिकता में पक्षपात ज्यादा बढ़ जाता है। और सभी सदस्यों का, जैसा कि बार बार वही बात हो रही है कि जनसंख्या के सभी सदस्यों का अध्ययन में शामिल होने के समान अवसर नहीं मिल पाते हैं। जी, एक लास्ट पॉइंट लेना चाहूंगी। पंकज सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इस पे? व्हाट्स द क्वेश्चन? पंकज सर, हम यहाँ पे प्रायिकता और गैर प्रायिकता की डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं। प्रायिकता में each and every member of the population gets a fair and equal chance to participate in the survey, while this does not happen in non-probability sampling. ओके सर, तो आप कह रहे हैं कि सबको चांस मिलता है और सेम प्रोबेबिलिटी में चांस मिलता है। जी, नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं मिलता है। जी जी, थैंक यू पंकज सर। तो यहाँ हमने सारे पॉइंट्स लगभग कवर कर लिया।